तो कैसे हैं आप सभी लोग। एक बार फिर से वेलकम है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विथ योगेश में। सबसे पहले तो आप सभी लोगों को हिंदू नववर्ष की शुभकामनाएं। भगवान करे इस साल आपका सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, हम लोग आज अगला टॉपिक देखेंगे फ्रांस की क्रांति। उससे पहले कि मैं अगला टॉपिक शुरू करूं, आप लोग मुझे बता देना कि आपको वर्ल्ड हिस्ट्री देखनी है या नहीं देखनी, क्योंकि बहुत से लोग इसमें कम इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। अगर आपको वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं देखनी होगी तो मैं इसकी वीडियो नहीं बनाऊंगा। अगर आप कंटिन्यू देखना चाहते हैं तो मुझे कमेंट करके बता देना, ताकि हम जल्दी से वर्ल्ड हिस्ट्री का पोर्शन कंप्लीट कर दें। ठीक है, तो हमने लास्ट टाइम पे दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए हैं, एक तो यूरोप में पुनर्जागरण और दूसरा अमेरिका की क्रांति। तीसरा उसने जो टॉपिक दिया है उसने दिया है फ्रांस की क्रांति। इसके बाद हम रूस की क्रांति और पहला और दूसरा विश्व युद्ध देखेंगे, और ब्रिटेन के राजवंश से। हो सकता है मैं पहले और दूसरे विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन के राजवंश करा दूं, जिसमें उसने लिखा है कि ब्रिटेन के राजवंश जिसके भी नाम दिए उसके उनके समय की प्रमुख घटनाएं लिखी, यानी आपको कोई डिटेल नहीं पढ़नी, खाली घटना के बारे में पता होना चाहिए था कि ये कब हुआ है, ये कैसे हुआ। ठीक है, जो दिए वो देखेंगे हम। आज का आपका जो घर का काम होगा, आपने पॉलिटी के अंदर कैग कंप्लीट करना है, यानी नियंत्रक या महालेखा परीक्षक जिसको कहते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, कैग को आपको कंप्लीट करना है। आर्टिकल 148 से 152 के आसपास तक है। ठीक है, ऐसी 151 152 जो भी है ये कंप्लीट करना है आपको, नियंत्रक या महालेखा परीक्षक। दूसरा, कंप्यूटर में आज आपको MS एक्सेल कंप्लीट करना है। MS एक्सेल कंप्लीट करना है। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल आपको कंप्लीट करना होगा। ये दो टॉपिक आप कंप्लीट करके रखेंगे। तो मैं आज शुरुआत करता हूँ फ्रांस की क्रांति की, और हम लोग इस टॉपिक को देखेंगे। और पढ़ाऊंगा तो मैं ऐसे ही, ठीक है, बिना कॉन्सेप्ट बेस के मैं नहीं पढ़ा सकता हूँ, मुझे माफ़ करना आप। ये जो टॉपिक दिए हैं ये कॉन्सेप्ट आधारित ही होते हैं। जब आप एक बार इसके कॉन्सेप्ट को पकड़ लेंगे तभी जाके आपके इसके फैक्ट सही होंगे। ठीक है, ये चैप्टर ऐसे ही होते हैं और उसके बाद आपको इसी से समझ में भी आता है। देखिए, सबसे पहले हुई थी अमेरिका की क्रांति, उसको पता है आपका। उसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है फ्रांस की क्रांति का। उसके बाद हम देखेंगे रूस की क्रांति, फिर देखेंगे ब्रिटेन के राजवंश। अब ज़्यादा उधर मतलब बातें इधर उधर ना करते हुए सीधे मैं इसके कारणों पे जाता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपने इसके कारण देखने कि आखिर फ्रांस की क्रांति हुई क्या थी। मैं आपको एक फ्लो चार्ट में पढ़ाऊंगा और आपको उस फ्लो चार्ट को ही बनाना, कोई मैं लिखा छोड़ना रहा हूँ, सिर्फ फ्लो चार्ट में पढ़ोगे आपको उसी से समझ आ जाएगा। ठीक है, जो मेरी आधे घंटे की क्लास होगी वो वैसे अगर लिखाने में चला जाऊंगा तो 2-2.5 घंटे की क्लास हो जाएगी। तो सिर्फ फ्लो चार्ट्स के माध्यम से आपको समझना है। तो आपने कारण लिखना है। पहला लिखोगे फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था। क्या लिखोगे? फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था, इसका कारण था, अभी बताता हूँ। ठीक है, सामाजिक व्यवस्था, फ्रांस की सामाजिक व्यवस्था। अब आप कहोगे सर ये सामाजिक व्यवस्था कैसा कारण था कि फ्रांस में क्रांति होगी, फ्रांस में रेवोल्यूशन हो गया। तो फ्रांस की क्रांति में इसकी सामाजिक व्यवस्था का बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। कि क्यों हुआ? देखो, समाज क्या था इसका, फ्रांस का दो भागों में बटा हुआ था। एक को बोलते हैं विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, यानी एक ऐसा वर्ग जिसको बहुत से राइट थे, बहुत से अधिकार थे। अब आप कहोगे सर ये अधिकार क्या होते हैं? जैसे उन लोगों से टैक्स नहीं लिया जाता था, उनकी समाज में बहुत ऊपर तक पकड़ थी, सोसाइटी में उनको मतलब ऊपर का दर्जा प्राप्त था, बहुत टाइप के उनको अधिकार दिए गए थे। उसको बोला गया था विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, विशेष अधिकार से प्राप्त। दूसरा वर्ग था जिसको विशेषाधिकार प्राप्त नहीं था, अर्थात विशेषाधिकार विहीन वर्ग। ठीक है, तो इसको आप सामाजिक व्यवस्था को ऐसे फ्लो चार्ट में दो भागों में कैटेगराइज करोगे, और पहले को लिखोगे विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग। विशेषाधिकार, क्योंकि आप लोगों का वनडे एग्जाम होगा तो आपको ऐसे ही पढ़ना है इसको, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, प्राप्त वर्ग। और दूसरे को आप लोग लिखोगे विशेषाधिकार विहीन वर्ग, यानी इनको विशेष अधिकार नहीं है। विशेषाधिकार विहीन वर्ग, यानी इनको कोई इस टाइप के विशेषाधिकार वर्ग मतलब नहीं है। ठीक है, विशेषाधिकार नहीं है। दो भागों में इसको आप लोगों ने कैटेगराइज कर दिया, विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग और विशेषाधिकार विहीन वर्ग। इसको ऐसे दिखाना है। ये सामाजिक व्यवस्था दो भागों में बटी थी। अब इसमें भी क्या किया था, इसमें इसके अंदर कौन लोग शामिल थे? इसको बोलते हैं प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट, ई से बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके अंदर भी दो थे, इसके अंदर दो थे। एक को बोला गया प्रथम स्टेट, ये ऐसे ही समझ के पढ़ोगे। ठीक है, दूसरे को बोला गया द्वितीय स्टेट, द्वितीय स्टेट। और जो विशेषाधिकार विहीन वर्ग था इसके अंदर जो था उसको बोला गया तृतीय स्टेट,
तृतीय स्टेट। ये देखो ऐसे बनाना है इसको फ्लो चार्ट में, यानी सामाजिक जो व्यवस्था थी फ्रांस की वो दो भागों में बटी थी। एक को बोला गया विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग, एक को बोला गया विशेषाधिकार विहीन वर्ग। इसमें जो विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग था उसके अंदर एक तो प्रथम स्टेट था, दूसरा द्वितीय स्टेट था, जबकि विशेषाधिकार विहीन वर्ग के अंदर कौन था, तृतीय स्टेट। अब इसके अंदर कौन थे, जो प्रथम स्टेट था वो था पादरी वर्ग, यानी जो चर्च वगैरह होते हैं उनके जो पादरी होते हैं इसके अंदर थे पादरी वर्ग। और द्वितीय स्टेट के अंदर आपके आगे जो कुलीन वर्ग होता है, यानी जो समाज के मतलब ऊपर के रेंज में होता है, जो मध्यम क्लास से भी ऊपर का होता है, समाज का सबसे ऊपरी वर्ग जो होता है उसको बोला गया कुलीन वर्ग। तो दूसरे के अंदर कौन था, कुलीन वर्ग था। ठीक है, कुलीन वर्ग, इसको क्या लिखोगे, कुलीन वर्ग लिखोगे, और इसको लिखोगे पादरी वर्ग। ठीक है, और तृतीय स्टेट में कौन था, जनसाधारण था, यानी मध्यम वर्ग सामान्यता कहेंगे आप। ठीक है, तृतीय स्टेट में कौन था, मध्यम वर्ग, यानी मिडिल क्लास जो लोग होते हैं, मध्यम वर्ग। इसके अंदर कौन था, तृतीय स्टेट के अंदर। अब मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग होगा, मध्यम वर्ग के साथ कौन होगा, दूसरा निम्न वर्ग, लोअर क्लास जो होते हैं फैमिली, निम्न वर्ग। यानी इसके अंदर कौन से आ गए आपके, जैसे पूंजीपति लोग हो गए, पूंजीपति। इसके अलावा पेशेवर लोग जैसे वकील, डॉक्टर, इस टाइप के पेशेवर। इसके अलावा किसान वर्ग, और इसके अलावा श्रमिक, लेबर वर्ग। इस प्रकार का इनका समाज बटा हुआ था। सामाजिक व्यवस्था इनकी दो भागों में बटी थी। एक को बोला गया विशेषाधिकार प्राप्त, जिसके अंदर प्रथम स्टेट और द्वितीय स्टेट थे। प्रथम स्टेट में पादरी वर्ग था, द्वितीय स्टेट में कुलीन वर्ग था। ठीक है, द्वितीय स्टेट में क्या था, कुलीन वर्ग था। और यहाँ विशेषाधिकार विहीन वर्ग था। एक के अंदर इसको बोला गया तृतीय स्टेट। यहाँ था मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग, जिसमें पूंजीपति, पेशेवर, किसान और श्रमिक लोग शामिल थे। इनको बहुत से अधिकार थे, जैसे ये कर नहीं देते थे, इनको कोई टैक्स नहीं पड़ता था, कर नहीं देते थे। ठीक है, और इसके अलावा और भी क्या थे इसके अंदर, आपका मतलब विशेषाधिकार थे। जबकि इस वर्ग को कर देना होता था, ये टैक्स देता था, इसको कर क्या होता था, देना होता था, यानी इनको कर देना होता था, लिख लीजिए। तो अब हो क्या गया, जब समाज इस प्रकार से था, इसको बहुत हीन भावना से, इसको बहुत कम वैल्यू दी जाती थी, सामाजिक प्रतिष्ठा इस वर्ग की नहीं थी। तो इस कारण इन दोनों वर्गों में क्या होने लग गया, टकराहट की स्थिति उत्पन्न होगी। और टकराहट की स्थिति उत्पन्न का एक कारण क्या था, एक तो समाज में ये वर्ग संपन्न होने लग गया था, लेकिन फिर भी इनको आर्थिक रूप से संपन्न होने के बाद सामाजिक रूप से इनकी क्या थी, वैल्यू ज़्यादा नहीं थी, क्योंकि इसमें बहुत से पूंजीपति ऐसे भी थे जो बहुत से संपन्न हो गए थे, इस वर्ग से भी ज़्यादा संपन्न होने लगे थे, लेकिन समाज में इनकी अभी तक प्रतिष्ठा नहीं थी, जिस वजह से इनके बीच क्या होने लगी, टकराहट। तो ऐसा करके लिख लो आप, टकराहट। टकराहट यानी दो ऐसे एरो मारो दोनों के बीच और यहाँ लिख दो टकराहट, यानी इनके बीच क्या होगी थी, टकराहट शुरू होगी थी। तो पहला, ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों ने इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए टकराहट करके। अब मैं इसका अगला पॉइंट पढ़ाता हूँ। अगला जो था फ्रांस की आर्थिक अवनति, यानी फ्रांस से जो आर्थिक रूप से डिक्लाइन हो रहा था, यानी गिर रहा था आर्थिक रूप से, उसका लिखोगे दूसरा पॉइंट। फ्रांस की आर्थिक अवनति, अवनति मतलब एक प्रकार की डिक्लाइन हो रहा है उसमें, ठीक है, यानी उसकी इकोनॉमी गिर रही है। तो फ्रांस की आर्थिक अवनति आप लोगों ने लिखना है। अब इसको कैसे समझना है, देखिए फ्रांस में पहले क्या था, 1730, 1740, 1750 का जब दौर था, उस टाइम फ्रांस धीरे धीरे संपन्न होने लग गया था, चाहे उसकी एग्रीकल्चरल इकोनॉमी हो या चाहे उसकी इंडस्ट्रियल इकोनॉमी, यानी आर्थिक वो औद्योगिक जो उसकी अर्थव्यवस्था थी उसमें वो संपन्न होने लग गया था। कब, 1730 और 1740 के दशक में। यानी आपको ऐसे लिखना है 1730-1740। इस समय क्या होने लगा था, फ्रांस आर्थिक रूप से मजबूत था इस टाइम तक, ठीक है, आर्थिक रूप से स्ट्रॉन्ग था, मतलब ऊपर उठी हुई इकोनॉमी। और इसमें कौन सी इकोनॉमी थी, चाहे उसका कृषि क्षेत्र था, एग्रीकल्चर क्षेत्र था, वो भी उसका अच्छा खासा मात्रा में चल रहा था, उसका उद्योग भी ठीक ठाक थे जो लोकल स्तर पे थे। ये इस दौर में था। लेकिन जब 1770-80 का दशक आ गया, तब तक उसकी इकोनॉमी क्या होने लगी, डिक्लाइन होने लगी। डिक्लाइन होने के पीछे कई कॉज थे। क्या कॉज थे, एक तो वहाँ जो निरंकुश राजा थे उनको क्या था, अपनी भोग विलासिता की चीज़ें चाहिए थी, वो क्या करते थे, जितना सरकारी खजाना होता था, टैक्स था, अपनी भोग विलास वाली चीज़ों में खर्च कर देते। दूसरा, फ्रांस विश्व में युद्ध में उलझा रहा, जैसे आप लोगों ने देखा होगा उस टाइम उपनिवेश बनाने का दौर था, भौगोलिक खोजें हुई थी, इधर उधर के इलाकों में जाया जाता था, तो आधे से ज़्यादा पैसा वहाँ खर्च हो गया। एक कारण ये था कि अमेरिका और फ्रांस के बीच सप्तवर्षीय युद्ध चला था, अभी बताता हूँ मैं आपको, वो युद्ध में भी उसका धन खर्च हुआ, इधर उधर नए भौगोलिक मार्ग में उसका पैसा खर्च हुआ, तो उसको पैसा क्या हो गया, उसका खत्म होने लगा, इकोनॉमी डिक्लाइन करने लगी। तो आप लिखोगे
1770 के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर, किसकी? फ्रांस की। आर्थिक स्थिति क्या होने लगी? कमजोर होने लगी। जब ये सब चीज़ें होंगी तो लोग तो निराश होंगे ही होंगे, क्योंकि रोजगार नहीं होगा, खाने पीने के लिए चीज़ें नहीं मिल रही होंगी, तो स्वाभाविक सी बात है कि क्रांति की क्या बनेगी? कंडीशन बनेगी। और इसके पीछे कारण ये भी था कि अब जो अमेरिका से इसको कीमती धातुएं मिल रही थी अभी तक, वो भी खत्म होगी। अब आप कहोगे सर अमेरिका से कीमती धातुएं कैसे खत्म होगी? जब अमेरिका में इसी टाइम पे रेवोल्यूशन हुआ था, अमेरिका स्वतंत्र हो गया, तो अमेरिका जब स्वतंत्र हो गया तो अमेरिका तो इंडिपेंडेंट कंट्री बन गई, वो कहाँ से इसको कीमती धातुएं वगैरह ये लेके आएंगे? तो उसका कारण एक ये भी था। तो टोटल आपको इतना समझना है कि इसकी आर्थिक स्थिति अब कमजोर हो गई थी। उसके पीछे कारण क्या थे मैंने आपको मौखिक रूप से बता दिया, और जिसके लिए क्या हो गया? एक प्रकार का उत्तरदायी आप इसको मान सकते हैं, किसके लिए? मतलब फ्रांस की क्रांति के लिए। दूसरा पॉइंट हो गया, ठीक है, इसको लिख लीजिए आप। तीसरा जो आपका पॉइंट होगा इसके बाद, उसको लिखोगे आप क्या? फ्रांस की राजतंत्रवादी निरंकुशता, यानी फ्रांस में जो रूल कर रहे थे बहुत निरंकुश थे। वो निरंकुश का मतलब एक प्रकार के तानाशाह टाइप के, जिसको कुछ नहीं कर सकता है, मतलब निरंकुश जिसपे शक्ति ही नहीं है, नाम मात्र का है, उस पर मतलब अपने मनमर्जी का है, वो उसके बाद कोई अंकुश लगाने वाला नहीं है। तो फ्रांस की निरंकुशता लिख लीजिए, राजतंत्र की निरंकुशता, राजतंत्र की निरंकुशता, यानी कोई अंकुश नहीं है उस पर, ठीक है, निरंकुशता। अब इसमें क्या था? फ्रांस के जो रूलर थे, एक लुई 14वां नाम का शासक था, वो बहुत ज़्यादा तानाशाह था, वो किसी की नहीं सुनता था, उसने बहुत ज़्यादा सरकारी धन का व्यय किया था, बहुत भोग विलास किया था। इसके बाद के जो शासक आए वो उससे और कमज़ोर होते गए, मतलब उन पे उनकी जो पकड़ थी फ्रांस पे थी ही नहीं, ठीक है। तो वो निरंकुश राजतंत्र थे। जब राजा ही निरंकुश होगा तो समझ लीजिए वहाँ की प्रजा कितनी निराश होगी। तो अगला पॉइंट था राजतंत्र की निरंकुशता, जिसमें कौन थे? लुई 14th, 15th और 16th, ये क्या थे? बहुत कमजोर शासक हुए थे, कमजोर हुए थे, ठीक है। लुई इनके आगे नाम होता है कमजोर। लुई 14वां जो था वो बहुत बड़ा क्या था? निरंकुश शासक था, निरंकुश, और एक प्रकार का तानाशाह, तानाशाह। तो जनता इससे भी त्रस्त थी वहाँ की। और जो इसके बाद के शासक आए लुई 15वां 16वां, वो बाकी कमजोर हुए, उनकी किसी भी प्रकार से कहीं भी पकड़ नहीं थी, और फ्रांस से क्या होने लग गया था? धीरे धीरे क्रांति के दौर में प्रवेश करने लग गया था। जो मैंने आपको अभी पढ़ाया था कि उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई थी, उसमें एक पॉइंट ऊपर लिख लेना, सप्तवर्षीय युद्ध, सप्तवर्षीय युद्ध। ये चला था आपका अमेरिका प्लस फ्रांस के बीच, हाँ, ब्रिटेन और फ्रांस के बीच, ब्रिटेन प्लस फ्रांस के बीच हुए थे सप्तवर्षीय युद्ध। और कब से हुए थे? 1756 से लेके आपका 1762 के आसपास तक, 62-63 के आसपास ये चला था, ठीक है। तो सप्तवर्षीय युद्ध लिख लीजिए आप। सप्तवर्षीय युद्ध कब से कब तक चला था? मतलब ब्रिटेन और फ्रांस के बीच था वो, और कब से कब तक चला था आपका? 1756 से 1763 के बीच। आप लोगों ने देखा होगा सप्तवर्षीय युद्ध में जब ब्रिटेन और फ्रांस से आपस में लड़ रहे थे, तो साथ ये क्यों? अमेरिका को भी पाना था इन लोगों ने, भारत को भी पाना था, इन लोगों को पाने के लिए इनके बीच आपस में युद्ध हुआ था। इसको भी आप लोग नोट कर लेना है, ठीक है। सप्तवर्षीय युद्ध ब्रिटेन और फ्रांस के बीच में, अमेरिका नहीं है। तो ये अमेरिका और भारत को प्राप्त करने के लिए लड़ रहे थे, तो इसमें भी इसका बहुत ज्यादा धन क्या हुआ था? खर्च हुआ था फ्रांस का। अब देखिए, ये निरंकुश शासक थे, इसकी वजह से भी यहाँ क्रांति की कंडीशन बनी। अगला पॉइंट लिखोगे विचारकों का योगदान। क्या लिखोगे? विचारकों का योगदान। क्या था? विचारकों का योगदान, विचारकों का योगदान किसमें? क्रांति में। अब आप कहोगे सर विचारकों का क्या योगदान होता है? विचारक कहीं भी हो, वो विचारधाराएं जब लेके आते हैं तो दूसरे इंसान को प्रभावित करते ही करते हैं। तो उससे क्या कंडीशन बन सकती है आपकी? फ्रांस मतलब क्रांति की कंडीशन बन सकती है। इसमें कुछ विचारक है, उनके नाम लिख लीजिए आप। एक का बाल्टेयर लिख लीजिए, एक मॉन्टेस्क्यू, विद्रोह और रूसो। ये चार तो लिखने ही लिखने आपने, ठीक है। एक लिख लीजिए बाल्टेयर, मॉन्टेस्क्यू, एक लिख लीजिए आप विद्रोह, और एक रूसो। इनके आप लोगों ने नाम, इन लोगों की जो विचारधाराएं थी वहां जनता को उसने बहुत हद तक क्या किया था? प्रभावित किया था। विद्रोह नहीं है, दिद्रोह कर देना इसको, ठीक है। विद्रोह नहीं होगा, दिद्रोह होगा। इन लोगों ने बहुत अधिक मात्रा में क्या किया था? प्रभावित किया था वहां के लोगों को। इसमें जैसे मॉन्टेस्क्यू ने क्या दिया था? सेपरेशन ऑफ पावर, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत मैंने आपको बताया था। शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्करण
का सिद्धांत इसी का है। और उसमें क्या कहा था, कार्यपालिका, न्यायपालिका और आपका जो विधायिका है, उसमें तीनों में शक्तियां क्या होनी चाहिए, सेपरेट होनी चाहिए, क्योंकि वहाँ के जो लोग होंगे तभी मतलब एक कोई भी एक खास बॉडी ज़्यादा पावरफुल नहीं हो सकती है। और इसी के अलावा दिदरो ने इंसाइक्लोपीडिया की रचना की थी, जिसको विश्वकोश कहते हैं। दिदरो के नीचे लिखो विश्वकोश की रचना, विश्वकोश की रचना। तीसरा रूसो ने क्या किया था, सोशल कॉन्ट्रैक्ट, सामाजिक समझौता लिखी थी इसने। सामाजिक समझौता किसकी है, अगर आपसे पूछता है आप बता देना। रूसो मैंने पहले भी बताया था, और इसको बोलते हैं सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और रूसो ये कहता था कि ये बहुत बड़ा समर्थक था मनुष्य की स्वतंत्रता का। ये इतना तक कहता था कि मुझे इंडिविजुअल स्वतंत्रता नहीं चाहिए, मुझे इंसान पूरे समाज की स्वतंत्रता चाहिए, और समाज की स्वतंत्रता भी ऐसी होनी चाहिए कि उस पर किसी भी प्रकार का अंकुश न लगो। अनियंत्रित स्वतंत्रता का समर्थक था। तो रूसो के नीचे लिख लीजिए, यह अनियंत्रित स्वतंत्रता का, यानी उस पर कोई कंट्रोल नहीं होना चाहिए, उसका समर्थक था। और इवन इसका एक कोटेशन बहुत फेमस है, इसी ने कहा था कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है और वो चारों ओर से जंजीरों से जकड़ा हुआ है, यानी उसको लोगों ने बांधा हुआ है, यानी वो समाज से घिरा है, अर्थव्यवस्था से घिरा, हर जगह से वो बंधा पड़ा है। तो ये बहुत भयंकर समर्थक था किसका, स्वतंत्रता का। तो रूसो के नीचे लिख लीजिए, यह सामाजिक स्वतंत्रता के साथ साथ क्या था, व्यक्ति की अनियंत्रित स्वतंत्रता का समर्थक था। और इसका कोटेशन लिख लीजिए, इसका एक प्रसिद्ध कथन है कि मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है लेकिन वो चारों ओर से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। किसका कथन है पूछता है तो रूसो लिख लीजिए, मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है लेकिन वह चारों ओर से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। किसका कथन है, रूसो। पूरा लिखना, मनुष्य स्वतंत्र रूप से पैदा हुआ है लेकिन वह चारों ओर से जंजीरों से जकड़ा हुआ है। किसका कथन है पूछता है तो रूसो का, ठीक है। तो विचारकों का भी प्रभाव पड़ा था। और अंतिम जो है यहाँ पे सामाजिक स्वतंत्रता और इसकी बात ही कही थी। अब देखो तात्कालिक कारण क्या था, मेन जो कारण था पांचवा लिखो, इनकी जो पार्लियामेंट थी, यानी जो इनकी संसद थी, इस संसद का जो नाम था, इसको बोला जाता था, इस संसद को एस्टेट्स जनरल, ठीक है, बोला जाता था एस्टेट्स जनरल, ठीक है, एस्टेट जनरल, इसकी संसद को बोला जाता था। तो इसकी एस्टेट जनरल की बैठक बुलाएगी, और ये बैठक बहुत लंबे समय बाद हो रही थी, क्योंकि फ्रांस जो है पूरी तरह से ब्रेक हो चुका था, टूट चुका था, पैसा नहीं था, टैक्स कैसे लें, कौन सा वर्ग टैक्स दे। अगर आप पादरी वर्ग और कुलीन वर्ग से टैक्स के लिए कहोगे तो वो मना करते थे। जनसाधारण जो था, तीसरा स्टेट जो था, वो ऑलरेडी परेशान था टैक्स देते देते, वो अब टैक्स देने को तैयार नहीं था। तो जो इसने अपनी अर्थव्यवस्था को सुधारने के लिए, रेवेन्यू बढ़ाने के लिए, यहाँ की जो संसद है जिसका नाम था एस्टेट जनरल, उस टाइम पे उसकी बैठक बुलाई। और बैठक बुलाने के बाद उसमें ये निर्णय लिया गया, क्यों बुलाएगी, कि इसमें आखिर टैक्स वगैरह कौन देगा, कैसे हम चीज़ों को सही करें, उसके लिए बुलाएगी। और तीनों वर्ग इसमें शामिल थे, ठीक है। तो इसमें एस्टेट जनरल की बैठक लिखो, एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, की बैठक बुलाई गई। इस एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, तो इसमें तीनों वर्गों की, यानी तीन चैम्बर थे वहां संसद जो थी। एक पहले वर्ग में बैठते थे आपका पादरी, द्वितीय चैम्बर में बैठते थे कुलीन, और तृतीय चैम्बर में बैठते थे जनसाधारण। अब किसी भी मुद्दे को लेके इन पे बहस हो गया, मतभेद हो गया कि हम डिसीजन जो है सर्वसम्मति पे किस आधार पे पहुंचेंगे। क्या हम लोग सबका वोट देखेंगे, जो ज्यादा लोग जिस पक्ष में है, या चैम्बर का देखेंगे। जो पहला वर्ग था और दूसरा वर्ग था वो कह रहा था चैम्बर का जो सपोर्ट होगा, यानी चैम्बर के जो लोग होंगे, जहां ज्यादा वो होंगे उसका निर्णय लिया जाएगा। जबकि जो तीसरा वर्ग था जनसाधारण, वो कहता था नहीं, ओवरऑल सबका बहुमत देखा जाएगा कि जो जिस पक्ष में होंगे वो उस निर्णय को लिया जाएगा। तो इस कारण इनका क्या हो गया था, मतभेद हो गया था। तो लिखो संसद एस्टेट जनरल की बैठक बुलाई गई, और इसमें लिखो तीन चैम्बर थे, तीन चैम्बर। कहाँ थे तीन चैम्बर, संसद में। यानी ऐसे प्रकार के तीन चैम्बर बने होंगे, पहले वर्ग में, दूसरे वर्ग में, तीसरा। इस पहले वर्ग में कौन था, पादरी वर्ग बैठता था। द्वितीय वर्ग में कौन था, कुलीन वर्ग था। और तृतीय वर्ग में कौन था, जनसाधारण, जनसाधारण। अब इसके बीच क्या हो गया, मतभेद हो गया। क्या हो गया, मतदान को लेकर मतभेद। लिखो इधर लिखो, इनके बीच मतदान को लेकर मतभेद हो गया। यानी जब हम कोई डिसीजन में लेंगे, फाइनली किस आधार पे लेंगे, वोट कौन करेगा, किस आधार पे मतदान होगा। तो जो पहला और दूसरा वर्ग था, ये जो वर्ग था, ये कहता था कि चैम्बर के बहुमत के आधार पे, क्योंकि इनको पता था तीन हैं, अगर दो हम किसी एक पक्ष में चले गए तो हमारा निर्णय लिया जाएगा। जबकि जो तीसरा था जनसाधारण, ये कहता था नहीं, यहाँ टोटल लोगों का बहुमत होना चाहिए, क्योंकि इनको पता था हमारी संख्या सर्वाधिक है, क्योंकि यहाँ बैठे लोग सर्वाधिक थे, यहाँ सबसे ज्यादा बैठे थे, तो ये लोगों की संख्या होगी। और ये चैम्बर थे, यहाँ कुछ ही लोग होंगे दोनों
जगह। तो ये कहते थे नहीं, ये दो कहते थे चैम्बर का बहुमत होगा, क्योंकि इनको पता था एक चैम्बर दो चैम्बर हमारे पक्ष में आ जाएगा। ये कहते थे क्या, आपके लोगों का बहुमत होगा, और लोगों के बहुमत का ये मतलब था कि ये ज्यादा लोग थे तो हमारे पक्ष में आ जाएगा। इसको लेकर मतभेद हो गया, और मतभेद के बाद क्या हुआ वो देखिए हुआ। तो अब मतभेद होगा तो किसी डिसीजन पे ही नहीं पहुंच पाई है, ठीक है। ये टैक्स कैसे लें, क्या लें, किसी निर्णय पे नहीं टूटे। तो इन लोगों की क्या होगी थी, अगला पॉइंट इसी में लिखो, यहाँ जो मतभेद हुआ तो इनकी वार्ता क्या होगी थी, टूट गई थी। इसके नीचे आप ऐसे एरो लगाना नीचे को, तो क्या लिखोगे, वार्ता टूट गई। यानी अब बातें कैसे हो, क्या होगा, टूट गई। जैसे ही वार्ता टूटी, मई 1789 के आसपास जो ये बैठक हुई थी, ये बैठक कब होनी थी, मई 1789 में, ठीक है। मई 1789 में ये बैठक होनी थी। मई 1789 में जैसे ही ये वार्ता टूटी, ये वार्ता असफल रही, तो जो तीसरा स्टेट था, यानी थर्ड स्टेट, जिसमें जनसाधारण थे, पूंजीपति थे, किसान, श्रमिक था, उसने जून 1789 में खुद को क्या कर दिया, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया फ्रांस की। तो लिखो, जैसी ही वार्ता टूटी, तीसरे स्टेट ने, जो थर्ड कैटेगरी के लोग थे, जून 1789 में, तीसरे स्टेट ने जून 1789 में खुद को नेशनल असेंबली घोषित कर दिया फ्रांस की। यानी उसने कहा कि हम जो है नेशनल असेंबली है, हम राष्ट्र की संसद हैं। नेशनल असेंबली, नेशनल असेंबली घोषित कर दिया। किसको, खुद को घोषित कर दिया जून 1789 में। किसने, थर्ड स्टेट जो था उनका, थर्ड स्टेट द्वारा क्या कर दिया इसको, तो नेशनल असेंबली घोषित कर दिया कि हम जो है यहाँ की नेशनल असेंबली एक प्रकार की संसद है। और इसी के साथ क्या हुआ, क्रांति की शुरुआत हो गई। फ्रांस की क्या होगी, क्रांति की शुरुआत, ये था, ठीक है। फ्रांसीसी की शुरुआत यहीं से माना जाता है। अगर कभी क्वेश्चन पूछेगा फ्रांसीसी की क्रांति की शुरुआत कहाँ से होती है, जैसे ही तीसरे स्टेट ने स्वयं को नेशनल असेंबली घोषित किया, ठीक है, यहाँ से फ्रांसीसी की क्रांति की शुरुआत होती है। अब देखिए, क्रांति के विभिन्न चरण थे। 2 चरण मैं आज पढ़ाऊंगा, 2-3 चरण कल पढ़ाऊंगा, नेपोलियन वगैरह तक हम पहुंचेंगे। तीसरी क्लास जो परसों आएगी, सारे फैक्ट इसमें कंप्लीट कर लेंगे। अब इससे आगे देखिए क्रांति के चरण देखना है, क्रांति के विभिन्न चरण देखना है। और उसमें पहला चरण लिखोगे संवैधानिक राजतंत्र का चरण, और इसकी जो शुरुआत होती है वो 1789 से 1792 तक होती है, ठीक है। 1789 से 92 तक संविधान जो फ्रांस में चलता है उसका नाम था संवैधानिक राजतंत्र का चरण। पहली क्रांति का चरण था। अब देखो, नाम क्या है, संवैधानिक होगा, लेकिन चीज क्या होगी, राजतंत्र होगा। यानी राजा शासन करेगा, लेकिन किस तरीके से, संविधान के तहत करेगा। राजा को ये नहीं कि निरंकुश राजा हो, राजा ही शासन करेगा, लेकिन कैसे करेगा, वो संवैधानिक राजतंत्र के तहत करेगा। यानी संविधान में कुछ राजा की बातें लिखी होंगी, राजा के लिए चीजें लिखी होंगी, उसके अकॉर्डिंग राजा ही शासन करेगा। तो पहला क्रांति का चरण बोला जाता है संवैधानिक राजतंत्र का चरण। इसमें इसका जो नेतृत्व किया था वो किसने किया था, मध्यम वर्ग ने था। जो मिडिल क्लास लोग थे वो चाहते थे, क्या कहते हैं, राजतंत्र यानी राजा शासन करे, उसका नेतृत्व कर रहे थे, ठीक है। तो इसमें लिखोगे नेतृत्व कौन कर रहा था, इस क्रांति का, इस चरण का नेतृत्व कर रहा था मध्यम वर्ग, ठीक है। और इसमें साथ साथ ही दबाव किस वर्ग का था, यानी कौन सा एक ऐसा वर्ग था जो प्रेशर बना रहा था कि हाँ हम भी तुम्हारे साथ हैं, वो था आपका निम्न वर्ग। निम्न वर्ग का दबाव भी लिख लो, निम्न वर्ग का दबाव, निम्न वर्ग का दबाव भी इसमें था, ठीक है। तो मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग का दबाव मिला के इस चरण को क्या करते हैं, आगे को लेकर जाते हैं। अब ये क्या था, मध्यम वर्ग चाहता था संवैधानिक राजतंत्र हो, यानी राजतंत्र, राजा शासन करे लेकिन संवैधानिक तरीके से करे। और वो ये चाहता था कि जो क्रांति हो इसमें पेरिस की भीड़ को भी शामिल किया जाए। अब आप कहोगे पेरिस की भीड़ क्या होती है, पेरिस की भीड़ का मतलब वहाँ का जो श्रमिक वर्ग था, वहाँ का जो किसान वर्ग था, वहाँ का जो निम्न तबका था, उसको भी वो शामिल करना चाहता था। वो आपने इतना डिटेल से नहीं देखना है, ठीक है। तो नेतृत्व ये कर रहा था, दबाव निम्न वर्ग का भी दबाव इसमें था। अब देखिए इसी में क्या होता है, 17 जुलाई आगे चल के 17 जुलाई 1789 ईस्वी को, यानी 17 जुलाई 1789 को क्या घटना होती है, यहाँ पर जो होता है बास्तिल का पतन हो जाता है, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको कर देना, बास्तिल का पतन, बास्तिल का पतन। अब आप कहोगे सर ये बास्तिल क्या होता है, बास्तिल एक यहाँ का जेल खाना था जहाँ कैदियों को रखा जाता था, जेल खाना था ये,
जेल खाना था, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखा था, कैदियों को रखा जाता था। तो इसको क्या कर लिया, जीत लिया गया इन क्रांतिकारियों द्वारा। और इसको जीतने का ये मतलब था कहीं ना कहीं आपका जो राजतंत्र है वो खत्म हो रहा है, राजतंत्र का अवसान हो रहा है, क्योंकि राजा की कोई शक्ति ही नहीं थी, राजा को कोई पावर ही नहीं मिल रही थी। लोगों ने क्या कर दिया, इस बास्तिल को जीत लिया। और बास्तिल का बहुत बड़ा जेल खाना था। इसको जीतने का मतलब एक सांकेतिक, एक इंडिकेशन था कि राजतंत्र का क्या हो गया, अवसान हो गया। इसका मतलब एक संकेत मिला। संकेत क्या मिला आपको, राजतंत्र का अवसान, राजतंत्र यानी खत्म हो रहा है वाली बात, ठीक है। राजतंत्र का अवसान का आपको एक संकेत मिला, क्योंकि जब लोग इस बास्तिल को जीत जा रहे हैं तो इसका सीधा सीधा मतलब है राजतंत्र के हाथ में कोई भी पावर नहीं रही। इसी के बाद दूसरी जो घटना होती है वो होती है 4 अगस्त 1789 ईस्वी की। वहां सामंतवाद का भी अंत हो जाता है। तो क्या लिखोगे, 4 अगस्त 1789, सामंतवाद का अंत, सामंतवाद का अंत। सामंतवाद जो हो गया फ्रांस में क्या हो गया, खत्म हो चुका, ठीक है। यानी सामंत, मैंने आपको बताया था क्या होते थे, सामंतवाद चलता था, एक राजा और प्रजा के बीच की कड़ी मान के चलिए, जो शोषण करती थी जनता का, उसका भी अंत हो गया 4 अगस्त 1789 को। तीसरी महत्वपूर्ण घटना होती है 26 अगस्त 1789 को, और उसको मोस्ट इंपोर्टेंट कर देना, 26 अगस्त 1789। इस दिन कौन सी घटना होती है, फ्रांस में जो है अपने आप में मानव व नागरिक अधिकारों की घोषणा की जाती है, जो सिर्फ फ्रांस के लिए नहीं पूरे विश्व के लिए क्या बनती है, मिसाल बनती है। तो लिखो, मानव व नागरिक अधिकारों की घोषणा, नागरिक अधिकारों की घोषणा। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, कहाँ की क्रांति की देन है, वो सब के सब कहाँ से आता है, आपका फ्रांस से। क्योंकि 26 अगस्त 1789 को फ्रांस में क्या घोषणा की गई थी, मानव और वहाँ के जो नागरिक होंगे उनके क्या क्या अधिकार होंगे, जिसने पूरे विश्व में क्या किया, एक मिसाल पेश की। और बाद के विश्व के अनेक देशों के संविधानों में नागरिकों के अधिकारों की घोषणा की, मानव के अधिकारों की घोषणा की। वो सब फ्रांसीसी क्रांति की देन है, क्योंकि सबसे पहले इस प्रकार की घोषणाएं फ्रांस में ही हुई। और 26 अगस्त 1789 को मानव व नागरिक अधिकारों की घोषणा ने अमेरिका के संविधान को प्रभावित किया, भारत के संविधान को प्रभावित किया, विश्व के अनेक देशों के संविधानों को प्रभावित किया। वो फ्रांसीसी क्रांति की ही देन है। तो कभी क्वेश्चन पूछेगा मानव और नागरिक अधिकारों की घोषणा किस क्रांति की देन है, तो आप बता देना फ्रांस की क्रांति की देन है, ठीक है। 26 अगस्त 1789 तक हम पहुंचे। फिर जाके 1791 में फ्रांस का नया संविधान बन के क्या होता है, तैयार होता है। तो लिखोगे 1791 नया संविधान बनकर तैयार, नया संविधान तैयार, नया संविधान यहाँ का क्या हो जाता है, तैयार हो जाता है, ठीक है। और इसमें किसका प्रभाव था, इस चरण में मध्यम वर्ग का प्रभाव था, क्योंकि आपने पता है इसका नेतृत्व मध्यम वर्ग ने किया था। तो मध्यम वर्ग इसका था। और मताधिकार सबको नहीं था, वोट देने का अधिकार बहुत फिक्स लोगों का था, जिसके पास संपत्ति थी, जिसके पास पैसा था, वही वोट दे सकते थे। वो बात की बात है, वो क्यों ऐसा हुआ वो छोड़ दीजिए अभी, क्योंकि अगर सबको वोट देंगे तो कोई फायदा नहीं है, लोगों को विशेष अधिकार कहाँ से मिलेंगे अगर जनता पलट देगी शासन, तो ठीक है। तो ये नया संविधान इनका बन के तैयार हुआ। ये था संवैधानिक राजतंत्र का चरण। दूसरा चरण लिख लीजिए 1792 से 94, उसको बोलते हैं उग्र गणतंत्रवाद। और इसी में आपको एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट बताऊंगा, दूसरा लिख लीजिए, उग्र गणतंत्रवाद का चरण। उग्र मतलब जो तेज तर्रार होता है, ठीक है, यानी जो आपका जो मतलब एक प्रकार की हिंसा टाइप वाली की ओर जाता है, उग्र गणतंत्रवाद, उग्र गणतंत्रवाद का चरण दूसरा लिखना है। और जो उग्र गणतंत्रवाद का चरण है वो 1792 से 94 लिखना है आपको, ठीक है, 94, 1792 से 94 तक लिखना है। इसको आप लोग पूरा नोट कर लीजिए, मैं इरेज करता हूँ इसको, ठीक है, देख लीजिए। उग्र गणतंत्रवाद के चरण का क्या मतलब था, इसमें जो आपका नया संविधान बन के जब तैयार हुआ अभी फ्रांस का, उसमें केवल एक सदन था, ठीक है। तो लिख लीजिए, जो नया संविधान था उसमें केवल एक सदन था, यानी पार्लियामेंट का एक ही हाउस था उसमें। नया संविधान जो था उसमें कितना था, एक सदन था, एक सदन ही था, मतलब सिर्फ एक सदन हो गया। जैसे भारत में भी राज्यसभा लोकसभा 2 सदन है ना, तो वहां पे सिर्फ क्या था, एक सदन था। और उस एक सदन का जो नाम था उसको बोलते हैं नेशनल कन्वेंशन। क्या बोलते थे उसका नाम, नेशनल कन्वेंशन, नेशनल कन्वेंशन। उस सदन का नाम क्या था, नेशनल कन्वेंशन था। इस नेशनल कन्वेंशन में क्या था, 2 पार्टियों का बहुत बड़ा क्या था, अस्तित्व था। उसमें से एक पार्टी का नाम था जैकोबियन, जबकि दूसरी पार्टी का नाम था जिरोंदिस्ट। तो इसमें 2 पार्टियों का वर्चस्व था, लिखो जिरोंदिस्त। इसमें 2 पार्टियों का वर्चस्व था, एक का नाम लिखोगे जिरोंदिस्त, दूसरे का नाम लिखोगे जैकोबियन।
जिरोंदिस्ट व जैकोबियन, ठीक है। इसमें दो पार्टियों का वर्चस्व था। पहली पार्टी थी जिरोंदिस्ट जिसमें इसको बहुमत था, दूसरा था जैकोबियन, इनका क्या था यहाँ वर्चस्व था। और ये क्या चाहते थे, गणतंत्र की स्थापना हो, ना कि राजतंत्र की। गणतंत्र समर्थक थे, गणतंत्र समर्थक, क्योंकि ऊपर हेडिंग ही लिखा है गणतंत्रवाद का चलन, यानी गणतंत्र ही चाहते थे। जबकि दूसरी ओर जो अन्य लोग थे, अन्य लोग क्या थे, राजतंत्र समर्थक थे। अन्य लोग क्या चाहते थे, राजतंत्र चाहते थे, राजतंत्र समर्थक। ये क्या चाहते थे, गणतंत्र हो। तो इन लोगों ने गणतंत्र के चक्कर में क्या कर दिया, पूरे फ्रांस को यूरोप के साथ युद्ध में उलझा दिया। क्योंकि इन लोगों ने क्या किया, यूरोप के साथ फ्रांस को लड़ाई में, ये जो आंतरिक युद्ध, आंतरिक क्रांति थी उसको बाह्य बना दिया और अन्य यूरोप के देशों के साथ फ्रांस को युद्ध में धकेल दिया। क्योंकि ये चाहते थे राजा यहाँ से हटे और गणतंत्र की स्थापना हो। गणतंत्र का मतलब जो शासन करने वाला वो आपका एक बाप का बेटा, बाप ही मतलब एक बाप है उसका बेटा, फिर उसका बेटा, ऐसा नहीं होगा। जबकि लोगों द्वारा चुना गया, यानी जो सर्वोच्च होगा वो आनुवांशिक न होके चुना गया व्यक्ति जो है सत्ता में बैठेगा। ये दोनों क्या थे, आपका गणतंत्र समर्थक। इन्हीं के प्रयासों के बाद फ्रांस के साथ जब यूरोप फ्रांस युद्ध वगैरह होते हैं तो जिरोंदिस्ट और जैकोबियन क्लब क्या करते हैं, अपने आप में इन दोनों के मिलने से, इन दोनों के प्रयासों से राजतंत्र क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। और फ्रांस में किसकी स्थापना होती है, गणतंत्र की स्थापना होती है। तो आप इंप्लाइज करके लिखोगे, राजतंत्र समाप्त व गणतंत्र की शुरुआत, राजतंत्र समाप्त व गणतंत्र की शुरुआत हो जाती है फ्रांस में। और 1792 लिखो, 25 सितंबर 1792, 25 ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। वह 25 सितंबर इधर लिख दिया, देखो 25 सितंबर 1792 से गणतंत्र की शुरुआत, गणतंत्र की शुरुआत हो जाती है। कहाँ, फ्रांस में हो जाती है। गणतंत्र क्या हो जाता है, शुरुआत हो जाती है। इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, जल्दी पढ़ाता हूँ मैं। 25 सितंबर 1792 को गणतंत्र की शुरुआत हो जाती इन दोनों के प्रयासों से। पहले तो ये दोनों एक थे, अब जैसे ही गणतंत्र शुरू हुआ, अब ये क्यों चाहेंगे ये पार्टी सत्ता में आए, ये पार्टी सत्ता में आए, इन दोनों के आपस में क्या हो गए, मतभेद हो गए। अब लिखो, जैसे आपने इसको स्क्रीनशॉट लिया, आगे को लिखोगे, अब जिरोंदिस्ट व जैकोबियन के खिलाफ के बीच मतभेद शुरू हो गया। अब लिखोगे जिरोंदिस्ट व जैकोबियन के बीच मतभेद शुरू, जिरोंदिस्ट व जैकोबियन क्लब के बीच मतभेद शुरू हो गया। और जिसमें किसकी जीत होती है, जैकोबियन क्लब की जीत हो जाती है, ठीक है। लिखो, जिरोंदिस्ट व जैकोबियन क्लब के बीच क्या हो जाता है, मतभेद हो जाता है, जब जिसमें जैकोबियन क्लब की क्या हो जाती है, जीत हो जाती है। जैकोबियन की जीत हो जाती है, मतलब एक पार्टी थी, ठीक है, जैकोबियन की जीत हो जाती है। अब जो जैकोबियन था, इसके तीन आधार थे फ्रांस में, यानी तीन चीज़ों की वजह से ये बहुत सत्ता में रहा। एक तो नेशनल कन्वेंशन जो संसद थी यहाँ की, एक सदन था, उसमें इसका बहुमत था। दूसरा इसका अपना क्या था, मतलब एक जनाधार था, ठीक ठाक प्रकार का लोग इससे जुड़े हुए थे, जिसको आप कम्यून बोलते हैं। तीसरा जैकोबियन क्लब था, ठीक है। तो जैकोबियन की जीत हो जाती है और इसके तीन आधार थे और उन तीनों की वजह से ये जीता। एक तो नेशनल कन्वेंशन में इसका क्या था, नेशनल कन्वेंशन में बहुमत था इसका, मतलब ये ठीक ठाक थी, वहाँ शक्ति थी इसकी। दूसरा, यहाँ की कम्यूनों में इसकी पकड़ थी, कम्यून में पकड़, कम्यून मतलब किसान वगैरह ये सब जो होते हैं, ठीक है, किसान श्रमिक वगैरह जो वर्ग होता है। तीसरा, इसका अपना एक क्लब था, एक पार्टी का क्लब होता है जिसको बोलते हैं जैकोबियन क्लब, जैकोबियन क्लब। इन तीनों में इसकी क्या थी, पकड़ थी, मतलब ये तीनों इसी के पार्ट थे। और जिरोंदिस्ट को हरा के जैकोबियन ने क्या कर दिया, यहाँ पे अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया। और इसी के साथ जैसे ही जैकोबियन यहाँ पे क्या करते हैं, जीत प्राप्त करते हैं, जैकोबियन आगे बढ़ते हैं, इतिहास में एक क्रूर शासन की शुरुआत होती है जिसको बोलते हैं जैकोबियन आतंक। अगर आपसे फ्रांस की क्रांति से संबंधित क्वेश्चन पूछेगा तो ये पूछ सकता है किस क्रांति से संबंधित है जैकोबियन आतंक, तो उस टाइम बता देना फ्रांस की क्रांति से। बहुत ज्यादा क्या करते थे, परिवर्तन के समर्थक थे। जहां पे जिरोंदिस्ट मैंने आपको बताया वो कहते थे गणतंत्र स्थापित हो गया, आप क्रांति खत्म कर देते हैं, अब क्रांति का कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये कहते थे नहीं, जैकोबियन वाले कहते थे अभी हमें और चेंजेस यहाँ फ्रांस में करने हैं, उग्र रूप से हम यहाँ पे चेंजेस करेंगे। जबकि जिरोंदिस्ट को इन्हें हटा के पटक कर अपना इन्हें शासन स्थापित किया, जिसको इतिहास में बोला जाता है जैकोबियन आतंक। लिखो, जैकोबियन की जीत होती है। इसी के साथ जैकोबियन, इसी के साथ इतिहास के जैकोबियन आतंक की शुरुआत होती है, जैकोबियन आतंक की शुरुआत होती है, ठीक है, शुरुआत होती है। जैकोबियन आतंक को हाईलाइट कर देना, इसके साथ जैकोबियन आतंक, ठीक है। ये था, देखिए
फ्रांसीसी क्रांति के कारण क्या थे? फ्रांसीसी क्रांति के चरण पहले राजतंत्र के समर्थक थे, बोला राजा शासन करेगा, संविधान में लिख देते हैं ऐसे ऐसे शासन करेगा। दूसरा आया जैकोबियन और जिरोंदिस्ट ने कहा नहीं, राजतंत्र नहीं होगा, गणतंत्र होगा। पहले दोनों एक थे, उसके बाद इसने सत्ता संभाल ली और जैकोबियन आतंक की शुरुआत होगी। 2 या 3 चरण और बचते हैं, उसी में हम देखेंगे नेपोलियन का जन्म कहाँ से होता है, नेपोलियन कहाँ से इस फ्रांसीसी क्रांति में कूदता है, वो कहाँ की जननी है, कहाँ से वो निकला। उसके बाद हम देखेंगे वाटरलू का युद्ध क्या हुआ था, कैसे वाटरलू के युद्ध में वो पराजित हुआ था, और आगे भी हमने बहुत सी चीज़ें देखनी है। 2 वीडियो फ्रांसीसी क्रांति की और आएंगी। उम्मीद है ये कॉन्सेप्ट समझ आया होगा, आप समझे होंगे। फिर मिलते हैं अगले सेशन में। थैंक यू।